नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हमारे पास है रविंदर मोटसरा एडवोकेट। दोस्तों, कांग्रेस के नेता है और जुझारू कार्यकर्ता भी हम इनको मान सकते हैं। और दोस्तों, मैं स्पेशल विशेष तौर से इनके लिए दो शब्द ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये दोस्तों प्रवक्ता के काबिल चेहरा भादरा क्षेत्र जैसे छोटे कस्बे में दोस्तों इनको हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सुलझी हुई बातें रविंदर मोटसरा ने आज तक की है। बड़े नेता तो ये नहीं बने होंगे, लेकिन किसी बड़े नेता से भी कम नहीं है दोस्तों। और आइए मिलाते हैं हम आपको। नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार जी। रविंदर जी, हम आपसे पहले भी मुलाकात करना चाह रहे थे और इत्तेफाक से आज मुलाकात आपसे हुई है। और वर्तमान में जो समय चल रहा है नगर पालिका में, एक प्रकार से 5 अगस्त को चेयरमैन पद के लिए वोटिंग हो रही है, तो पहले तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि इसमें क्या हो सकता है और कांग्रेस का दावा कहाँ तक है? संख्या बल क्या है कांग्रेस के पास? हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और इसमें होना जो है वो तय हो चुका है लगभग, और वही होगा जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं, संख्या बल क्या मानकर चले? संख्या बल पीछे मेरा साक्षात्कार 2 साथियों ने लिया था। मैंने उसमें कह दिया था कि बहुत लंबे चौड़े दावे नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल ये आम मतदाताओं का चुनाव नहीं है, ये चुने हुए पार्षदों का चुनाव है। और पार्षद अपना निर्णय कहीं एकांत में खड़ा होकर के भी ले सकता है। जनता का निर्णय जानने के लिए हम गलियों में जाकर के निर्णय पता लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं संख्या के बारे में कोई बहुत बड़े दावे नहीं करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि 21 पार्षद आ जाएंगे तो हाजन बैतुल बानो चेयरपर्सन बन जाएंगे और हमारे लिए पर्याप्त है। उसके प्लस में जितने आते हैं वो हमारे लिए बोनस है। अच्छा, तो 21 का आप वैसे एक प्रकार से संतुष्ट है आपकी? 21 तो आएंगे ही आएंगे। हम जीतने से संतुष्ट हैं और हम जीत जाएंगे, ये बात तय है। क्योंकि जिस प्रकार से कल एक चर्चा थी रविंदर जी, और हमने भी जो 7 बजे का हमारा बुलेटिन है उसमें हमने भी कुछ इसके ऊपर तस्वीर क्लियर की थी। भाजपा का खेमा एक प्रकार से कल बिखर गया था और जिस प्रकार से आज वो फिर से अपने खेमे को एकजुट कर और मुकाबले में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने ऐसी चर्चाएँ सुनी है तो कहाँ तक सुनी है और क्या आपकी राय है इसकी? मैं चर्चाओं पर बहुत कम विश्वास करता हूँ। चर्चाओं पर विश्वास करने का कारण है, होना चाहिए कोई न कोई। अगर आप चर्चाओं पर विश्वास करते हैं तो नहीं विश्वास करने का कारण ये है कि ये ऐसी सूचनाएं नहीं हैं जो आपको आम आदमी खड़ा होकर मूर्ति चौक पर, संजय चौक पर या अम्बेडकर चौक पर दे सके। ये निर्णय जो होते हैं बंद कमरों में होते हैं। बंद कमरों में जहाँ हमारा प्रवेश नहीं है, जो चीज़ मेरे सामने नहीं हुई उसके बारे में मैं तो छाती ठोक के कुछ कह नहीं सकता। मुझे तो ये लगा कि इस बार पहले दिन से ही बीजेपी में बिखराव था। आप क्या कह रहे हैं 1-2 दिन पहले बिखर गया, आज वापस एकजुट हो रहे हैं। एकजुट होने के लिए इनके पास बहुत समय था। जैसे हम थे, हमारा पीछे चेयरमैन चुने गए अजीत जी, उसके बाद में हम कभी बिखरे ही नहीं, हम एकजुट ही रहे। हमारा बलवंत के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया, उसमें बलवंत अलग चले गए बलवंत जी, और उस वजह से हमारी संख्या थोड़ी घट गई। तो वो संख्या मैनेज करने के भी प्रयास हमने जारी रखे और उसमें हम सफल हुए। तो ये तो है हमारी तरफ की बात। अब बीजेपी के बारे में मैं ऐसे कैसे कहूँ कि वो बिखर गए, लेकिन अनुमान के ऊपर ही कोई बात करनी है तो मुझे तो लगा ही नहीं कि पहले दिन से बीजेपी एकजुट थी उस चुनाव के बाद में, क्योंकि चुनाव के अगले दिन इनके बीच में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अच्छा, इनके कुछ जगहों पर ऐसी थी कि लड़ने वाले आमने सामने दोनों ही बीजेपी में आस्था रखने वाले लोग थे, तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयासों में लग गए। तो उनमें जो परिपक्व लोग थे वो तो अपना गेम खेलते रहे और जो अपरिपक्व थे वो भड़क के चले गए इधर उधर। तो ये पहले से ही बिखरी हुई थी बीजेपी वाली बात। तो रविंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से बशीर नारिका परिवार से 3 कैंडिडेट जीत कर आए थे और एक चर्चा आई थी कि उनके परिवार से ही कोई चेयरमैन पद का दावेदार हो सकता है। ठीक है, उस सारे जो अटकलें थी उनको विराम लग गया और एक ही फॉर्म जो है वो आजन बैतुल बानो के रूप में आया था। तो क्या अब किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना या टीस या किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें उभर कर नहीं आ रही क्या कोई कांग्रेस के में से? बचकाना बात है जी। आपने अगर फार्म देखा होगा, उसकी समीक्षा हो गई, कल दोनों फार्म से ही पाए गए हैं। तो पार्टी से जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसका एक प्रस्तावक होता है। प्रस्तावक अफराना बानो है जो बशीर खां की पुत्रवधू है। उल्टी हमने ये कहा सिंबल 2 आते हैं, बीजेपी में पता नहीं कितने आते हैं, हमारे यहाँ 2 आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि एक में अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो दूसरे को भरा जा सके। तो मैंने वो दोनों ही सिंबल भर के तैयार कर लिए थे और बशीर खां उस समय मेरे पास बैठे थे। तो मैंने कहा था एक डम्मी भर लेते हैं कोई
गलती हो जाए तो उन्होंने मेरे को ये बात कही थी, गलती एक में हो जाएगी तो दूसरे में कैसे नहीं होगी, डम्मी भरने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार की चर्चा ही कभी हमारे यहाँ नहीं चली। नहीं, मेरा सवाल पूछने का इसके पीछे तात्पर्य और था, क्योंकि कल जिस प्रकार से हमारे पास एक दोपहर को एक खबर आई थी सूत्रों के अनुसार कि जो हाजी दाऊद खेमे में जो पार्षद एक प्रकार से मैनेज कहे या खेमे का हिस्सा कहे, उनमें से 2 पार्षद ऐसे हैं जो खेमे का हिस्सा नहीं है लेकिन वो कुरैशी खेमे से संपर्क में है और वो ज़्यादातर बशीर नारिका के हिसाब से है। तो क्या वो पार्षद अगर कोई क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं, कोई ऐसी स्थिति होती है, तो फिर कहीं इसकी संभावनाओं के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। दरअसल जब बात हुई थी, पहले मीटिंग हुई थी, जो सर्वप्रथम जो मीटिंग हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था भी अपने पार्षदों को सभी को आप बुला करके और उनका मन जान लेते हैं भी किसी के कोई ऊहापोह की स्थिति है या इतने दिनों में किसी के प्रति कोई मिस्टेक गलती से हो गई हो तो उसकी मतलब शिकायत को दूर करने का हमारे पास अभी भी अवसर है। उस समय सारे पार्षदगण एक साथ थे। उसके बाद में पार्षद चूँकि सबके सामने एक विकट समस्या थी भी, हमारे नंबर से 3 घट गए क्योंकि उस टाइम उपचुनाव हुआ नहीं था, तो हमारे हम आशान्वित थे कि अक्रम जीत जाएगा चुनाव 35 नंबर वार्ड से। चलो बाद में वो परिणाम विपक्ष में नहीं आया। तब हमने ये तय किया था कि हमारे पास 3 पार्षद निश्चित रूप से पिछले संख्या से कम हो गए हैं, तो इन पार्षदों की पूर्ति कैसे की जाएगी। तो हम सभी जो लोग जितनी मेहनत कर सकते थे, जो हमारे पार्षद परिचित थे, उनसे हमने संपर्क किया सबने। इसमें अकेले बशीर खान की बात नहीं है। अभी बशीर खान ने हो सकता है 2 पार्षदों से बातचीत की हुई हो और उनके साथ उनकी बातचीत सिरे चढ़ गई हो। हमने जिनके साथ बात की एक आध के साथ वो भी कोई बात सिरे चढ़ गई हो। तो यहाँ ये नहीं कहा जा सकता भी बशीर खान खुद के लिए बात नहीं कर रहा था। बशीर खान चलो अब खुद मेंबर चुन करके आ गए, मैं तो मेंबर नहीं हूँ। हमने भी बातचीत की है अपने स्तर पर, क्योंकि हमें वहाँ से फ्री हैंड था कि आप अपने लेवल पर बात कर लीजिए। तो बात तो करेंगे ही, जब हमें पार्षद कोई दुकान पर मिलने वाली चीज़ नहीं है। पार्षद तो 40 संख्या तय है, ये निर्वाचित लोग हैं, इनमें से ही हमें बातचीत करनी पड़ेगी। जिन लोगों का हमारे साथ मन मिल जाएगा वो हमें वोट दे देंगे, जिनका मांगी लाल जी के साथ मन मिल जाएगा वो मांगी लाल जी को वोट दे देंगे। तो इस प्रकार के प्रयास तो हम सब ने ही किए थे। मोटसरा जी, एक सवाल मैं और करना चाहूँगा, क्योंकि आप स्पष्ट बोलने में आप विश्वास रखते हैं। क्या अपने कुरैशी खेमे से आप नहीं मानते कि किसी प्रकार कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है? नहीं, ये अब नहीं होगी। अच्छा, आप भाजपा खेमे में से इसे ऐसा आपकी संभावना में है कि कोई क्रॉस वोट करके आपके खेमे में वोट दे सकता है? देखिए, किसी की मंशा और इरादों पर शक नहीं करना चाहिए। अगर उनकी क्रॉस वोटिंग की अगर उनमें से किसी की इच्छा होगी तो वो क्रॉस वोटिंग करने के बजाय अभी तो समय है, वो जवाब दे के भी आ सकता है। जो जहाँ डटा हुआ है वो मेरे ख्याल से वहाँ वोट देगा। पिछली बार भी ऐसे अनुमान लगाए गए थे कि मांगी लाल जी के खेमे में इतने लोग हो गए, उतने लोग हो गए, उनमें से 1 या 2 जने हमें वोट देंगे। और ऐसी उम्मीदें उनको थी मांगी लाल जी को कि ये लिए तो घूम रहे हैं लेकिन इनमें से कुछ वोट हमें आएंगे। और बातचीत भी हो गई थी और उसी बातचीत के बुत्ते आश्वस्त होकर के सोए बताते हैं बीजेपी के चेयरमैन प्रत्याशी पिछली बार, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी। क्योंकि जिसका जहाँ मन होता है वो वहाँ चला जाता है और फिर वहाँ से कोई विरली परिस्थिति होती है जिसमें वो आता है या क्रॉस वोटिंग करता है। जब उन्होंने वहाँ जा कर के आस्था व्यक्त की, उनको कोई गन पॉइंट पर तो वहाँ लेके नहीं गया कोई, न तो बीजेपी वालों को कोई गन पॉइंट पे लेके गया, न हम किसी को बंदूक दिखा करके लेके आए हैं। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ बैठे बैठे वोट हमें दें, या वो ऐसा दावा क्यों करेंगे कि हमारे पास जो बैठे वो उनको वोट दे देंगे। उनको उन्हें वोट देने होते तो हम कौन सा उनको किडनैप करके थोड़ी ले करके आए। नहीं मोटसरा जी, आप कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता भी है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भाजपा के 8 पार्षद जीत के आए थे और फिलहाल जैसी हमारे पास सूत्रों से जानकारी है 8 के 8 अभी भाजपा खेमे में ही बताए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी का इंतकाल हो गया और उनके साथ जो 5 पार्षद लगभग थे उनमें से 4 एक जो निर्विरोध थे अनवर कुरैशी, वो भाजपा खेमे में है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो इस बार अनवर का वोट हमने नहीं गिना था हमारे यहाँ। नहीं, फिलहाल अनवर का वोट जो आप अपने खेमे में नहीं, इस बार गिना नहीं। अच्छा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की टिकट के ऊपर निर्विरोध पार्षद बनते हुए भी भाजपा खेमे का साथ दे रहे, तो वो टिकट उन्होंने ली ना, टिकट उन्होंने ली, वो हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे, इसलिए हमने हर वो काम किया जो उनके हित में था। उनके जो सामने जो लोग पर्चा भर रहे थे उनको बिठाने में भी जितना उनका खुद का योगदान था उतना ही हाजी जी का भी योगदान था। तो इसमें आप ये नहीं मान सकते कि नहीं मानेंगे कि कांग्रेस में फूट है? नहीं, तो फूट क्या, वो तो पहले से ही चले गए ना, पहले से ही चले गए। इस बार उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया था भी मैं इस ग्रुप में नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी आस्था और मान सम्मान जो मेरा था वो मेरे चाचा हाजी दाऊद खां के प्रति था। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपने खुद के लिए विकल्प तलाश करूँगा, खुद के लिए अवसर तलाश करूँगा।
और नहीं तो मैं अपनी रास्ता अलग देखूंगा। तो किसी प्रकार से आपस में बैठ के समझौता करवाने का प्रयास नहीं हुआ इस स्तर पर, क्योंकि परिवार ही तो है वो। इस बार इतना समय नहीं था, इस बार इतना समय नहीं था, क्योंकि उपचुनाव चल रहे थे। उपचुनाव में ही आमने सामने हो गए। जिस प्रत्याशी की हम मदद कर रहे थे उसकी अनवर भाई नहीं कर रहे थे, ऐसा था। तो फिर वो उसके तुरंत बाद में पर्चे भरने का ये समय आ गया और उसके तत्काल बाद में बाड़ाबंदी शुरू हो गई। तो कब करते ये सारा काम? कुल मिला के अनवर कुरैशी भी कस्बे में जो है अपने अब मोर्चा जी, आपसे मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भाजपा खेमे में धुरंधर है, अनवर कुरैशी है, बलवंत सैनी है, नंदलाल सैनी है, दयानंद खोखेवाला जैसे है, और जिस प्रकार की कल खबरें आ रही थी मांगीलाल गोयल ने एक प्रकार से हाथ खड़े कर दिए, वो भी दोबारा अब एक प्रकार से मुकाबले में आने के लिए प्रयासरत हैं, तो क्या इतने धुरंधर मिलकर कुरैशी खेमे को मात नहीं दे देंगे? आपको विश्वास है क्या? इन धुरंधरों में से बलवंत के पास 3 वोट हैं, वो अपने 3 वोट मांगीलाल जी को गिरवा देगा। अनवर के पास अपना वोट है और कुछ वोट और वो अपने साथ बता रहे हैं, तो वो कमोबेश वही होंगे, क्योंकि इधर नहीं है तो उधर ही होंगे। दयानंद जी, बड़ी अच्छी बात है कि दयानंद जी उनके साथ हैं। नहीं, इस पर आप इस प्रकार से क्यों बोले? मंद मंद मुस्कुरा भी रहे, इसमें कोई राज है क्या? तो दयानंद जी तो चाहते ही नहीं कि कोई नेता हो बीजेपी में। ये तो आपने बात अलग से बोल दी। ये बड़ी खुशी की बात है, दयानंद जी उनके साथ हैं। किस बिना पर कह सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा आरोप होगा दयानंद खोखेवाला पर। ये तो अब उनकी कार्य प्रणाली से लगता है। मैं तो पिछली 2-3 योजनाओं से देखता आ रहा हूँ उनकी कार्य प्रणाली, उसके आधार पर कह रहा हूँ। आपको पता ही है, आपके पड़ोसी हैं दयानंद और मेरे बहुत अजीज मित्र हैं। मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करता, लेकिन मेरी कार्यशैली को सब जानते हैं, मैं कैसे काम करता हूँ। दयानंद भाई की कार्यशैली को सभी जानते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा रुचि है कोई बीजेपी का चेयरमैन बनाने में। तो फिर वो क्या करेंगे? वो अपना वोट दे देंगे, अपने चाचा का वोट दे देंगे, सारी उनके जुम्मे थोड़ी है। तो उनके बस में तो इतना ही तो है, और फिर वो क्या करेंगे? हाँ, तो और क्या करना था? क्या 1-2 को भगवा देंगे? अपना वोट दे रहे हैं वो, फिर धुरंधर काहे के? अपना वोट तो कोई भी दे सकता है, फिर तो सारे ही धुरंधर हैं। उनसे उम्मीद तो ये की जाती थी कि वो 5-4 पार्षद लेकर के आते, लेकिन उन्होंने बता दिया मैं अपने दोनों पार्षद हैं, वो इधर उधर होने नहीं दूंगा। आपने जब ये शंका जाहिर की है तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया है मोटसरा जी, क्योंकि गौरव सोनी उनका खास था, और जहाँ तक मेरा सवाल है, भाजपा के दिनेश सैनी को उन्होंने हराया था और दयानंद खोखेवाला की बदौलत ही वो सीट गौरव सोनी ने निकाली थी। तो और गौरव सोनी फिलहाल भाजपा खेमे का पार्ट नहीं बन पाए है अभी तक, तो क्या इसके पीछे कोई फिर दयानंद खोखेवाला का आप मान सकते हैं कोई हाथ? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। यूँ किसी के ऊपर सीधे आरोप लगा देना अच्छी बात नहीं होती, जिनका कोई आधार ना हो। भी गौरव सोनी पर यूँ देखें तो दयानंद का क्या दबाव था? भी दयानंद गौरव को टिकट तो दिला नहीं पाए। अब मेरा कोई खैर ख्वाह हो, मेरा कोई मेंटर हो, वो मुझे टिकट ही नहीं दिला पाए, तो उसके बाद मैं उसको जवाब तो दे ही सकता हूँ भी भाई साहब आप मुझे टिकट नहीं दिलवा पाए। टिकट तो वहाँ दिनेश सैनी के पास ही थी जी। तो टिकट कहाँ दिलवा पाए दयानंद गौरव सोनी को? लेकिन जीत तो दिलवा दी, ये क्या जीत भी नहीं दिलाई? अब ये तो बीजेपी वाले बताएं कि गौरव सोनी को जीत दिलाने का मतलब ये होता है भी दिनेश सैनी को हार दिला दी। तो ये अब मैं तो चर्चा ही है, चर्चा की बात कर रहा हूँ मैं तो। डरता है मुझे भाजपा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जिस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं उस उम्मीदवार ने भाजपा के कैंडिडेट को हराया है। हाँ, भाजपा के कैंडिडेट को हराया तो वो अपना वोट किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र है ना, निर्दलीय है वो तो। जी हाँ, तो उसमें फिर इसकी क्या बात आ गई? कोई बात ही नहीं हुई फिर तो। नहीं, कोई जैसे आपका कोई अपना खास हो, चेता हो, तो उसके ऊपर दबाव तो आपका बनता ही है। हाँ, तो वो दबाव बनाते, वो धुरंधर होने के नाते उनका वो वोट दिलवाते गौरव सोनी का। अब अभी भी हम क्या कह सकते हैं कि गौरव सोनी का वोट वो दिलवा पाएंगे कि नहीं दिलवा पाएंगे? ये तो 5 को ही पता चलेगा। हाँ, ये चीज़ तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो मोर्चा जी, क्या फिलहाल आपके पास कोई दायित्व नहीं है कांग्रेस का, या फिर कुरैशी खेमा की तरफ से कोई दायित्व आपको दिया गया? कुरैशी खेमा की तरफ से तो मैं दायित्व क्यों ही लूँगा? मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। पार्टी की प्रत्याशी हैं अजन बैतुल बानो, उनके लिए काम कर रहा हूँ। मेरी कैपेसिटी में जितना काम है उतना काम मैं पूरे जी जान से, पूरी लगन से कर रहा हूँ।
मुझे याद है जब हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ चेयरमैन बनने की कवायद में थे, तब राजेंद्र गोयल एडवोकेट और आप दोनों विशेष यहाँ भूमिका में थे। हाँ, तो अभी भी विशेष भूमिका में ही हैं। तो लेकिन मैं पार्टी की तरफ से था, गोयल साहब के व्यक्तिगत संबंध है। अच्छा। मुझे तो पार्टी जो कहेगी, पार्टी का जहाँ भी प्रत्याशी होगा, पार्टी के प्रत्याशी की मदद करूँगा, चाहे मेरे साथ बनती हो चाहे ना बनती हो। मैं तो जयदीप जी के भी साथ था पिछले चुनाव में, और अब हाल ही में हुए चुनाव में डॉक्टर साहब के साथ भी था। अच्छा रविंद्र जी, एक चीज़ मैं, क्योंकि आप भी बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं नगर पालिका का जो घटनाक्रम चल रहा है, कॉमन पार्षद कितना मानते हैं जो अभी किसी खेमे का सदस्य नहीं बने हैं? अब ऐसा कोई पार्षद नहीं बचा, सारे मैनेज हो गए। मैनेज होना क्या, उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी ढूंढ लिए हैं, अपनी अपनी आस्थाएं व्यक्त कर दी हैं जिसमें करनी थी। मैनेज होना सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो क्या खरीद फरोख्त नहीं हुई, यहाँ धन दौलत जमकर धन बल का उपयोग नहीं हुआ? आप नकारते हैं इस चीज़ को? मैं नकारता नहीं, लेकिन मैं हाँ भी इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे भादरा की नगरी है, इसमें जितने नेता हैं उतने ही पत्रकार हैं, और एक से एक प्रतिभावान पत्रकार यहाँ पर है। अगर ये गेम हुआ है तो कोई रातों रात तो हुआ नहीं। किसी पत्रकार के पास तो कोई स्टिंग होता पैसे लेते का देते का, जब इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है उस चीज़ के बारे में नेता बहुत एडवांस है, यहाँ बड़ा गुप्त रूप से ये सिस्टम चलता है। पत्रकार वैसे और ही ज़्यादा एडवांस है। मुझे तो जयपुर में कई लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, कि आपका हर तीसरे चौथे दिन इंटरव्यू होता है, आपके वहाँ पत्रकार हैं। मैंने कहा हमारा भाग्य है भाई। नहीं, आप भी मोटसरा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आसपास के ज़िले हैं उनमें प्रखर वक्ता के रूप में हम आपको मोटसरा जी मानते हैं, और हम भी टीवी न्यूज़ पर भी देखते हैं, बहुत से नेताओं को देखते हैं, लेकिन उनको पार्टी लाइन का ही पता नहीं होता। बहुत से नेता भी ऐसे हैं, विधायक भी ऐसे हैं, लेकिन आप एक बड़े विधायक या नेता बड़े नए होते हुए भी आप इतना नॉलेज कांग्रेस के प्रति रखते हैं। तो इस कांग्रेस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल जो राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में कांग्रेस जो घसती जा रही है और भाजपा एक प्रकार से बढ़ती जा रही है, तो ये खेमा खाली क्यों होता हुआ जा रहा है? आप इसके ऊपर कुछ दो शब्द अपने विचार व्यक्त करें। ये तो आपने मेरा एक इंटरव्यू पहले भी लिया था, आज आप मेरा दूसरा इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें मैंने बताया था कांग्रेस कहीं कोई घटती नहीं जा रही है। 1-2% के मतांतर से, मत प्रतिशत का जो अंतर आ जाता है, उससे क्या है, एक पार्टी सत्ता में चली जाती है और एक पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। तो आज भी आप देखेंगे कि बीजेपी की इतनी बड़ी IT सेल है जो मालवीय जी के नेतृत्व में चलती है, जिसके अंदर पेड वर्कर भी काम करते हैं। हमारी IT सेल में एक भी पेड वर्कर नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी स्पीकअप इंडिया हमारा जो अभियान चला है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसकी आप मतलब क्या है कि वैश्विक स्तर के ऊपर चर्चा है। इसके अतिरिक्त हमारी जहाँ राज्यों में सरकार है, वो उन राज्यों में कुशल प्रबंधन हर प्रकार का किया है उन सरकारों ने, चाहे वो कोरोना काल में किया हो, चाहे अन्य प्रकार की किसी समस्या किया हो। बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं बीजेपी शासित राज्यों में और कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या में। नहीं मोटसरा जी, क्योंकि आप कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, और आपको जब कांग्रेस अगर किसी प्रकार मुश्किल में फंसती है तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, क्योंकि सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता मैं आपको मानता हूँ। भादरा में आप कांग्रेस का नेता किसको मानते हैं वर्तमान में? खुद को मानता हूँ। तो बड़े बड़े जो पूर्व विधायक है, बड़े बड़े नाम है, उनको फिर आप नहीं मानते? क्योंकि आगे टिकट तो फिर उसी हिसाब से मिलेगी। टिकट सभी मांगेंगे, वो मांगेंगे, आपको ये किसने कहा मैं नहीं मांगूंगा। अच्छा, आप टिकट की दौड़ में फिलहाल आ रहे हैं? हाँ, मैंने 2013 में भी मांगी थी। आपको नहीं लगता बलवान पूनिया ने यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है? नहीं। और आपको ये भी नहीं लगता कि कांग्रेस और माकपा की सबकी ये टिकटें इकट्ठी करके बलवान पूनिया ही मैदान में कूदेंगे? ये तो भविष्य के गर्भ में है। टिकटें उस समय कौन प्रदेश नेतृत्व कौन कर रहा होगा। आज बलवान पूनिया की जिनको ज़रूरत है वो उस समय किस स्थिति में होंगे, किस स्थिति में नहीं होंगे, ये तो आने वाले भविष्य के गर्भ की बातें हैं। नहीं, आप ये तो मानते होंगे ना बलवान पूनिया आज गहलोत सरकार के बहुत नज़दीकी है और गहलोत के पर्सनली नज़दीकी बन चुके हैं। पर्सनल का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सरकार चलाने के लिए बलवान पूनिया की आवश्यकता है, इसलिए उनको थोड़ा फ्री हैंड मिला हुआ है राज्य सरकार की तरफ से। कैसे आगे जब चुनाव होंगे तो कैसे बलवान पूनिया की अनदेखी हो जाएगी? आप मानते हैं इस बात को? बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट क्यों ही मांगेगा? मांगता तो पिछली बार ही मांग लेता, अब क्यों मांगेगा? अब क्या परिवर्तन हो गया? ऐसा समझौते में नहीं चली जाएगी? समझौते में माकपा के साथ राजस्थान इस प्रकार का राज्य है कि यहाँ 1-2 बार गठबंधन हुए हैं पार्टियों के। नहीं, भाजपा ने किया था ना एक प्रकार से यहाँ। भाजपा ने इन लोगों भीम सिंह बेनीवाल को टिकट दी। हाँ, उससे पूर्व जनता दल दिग्विजय और जनता दल दूसरी 2 प्रकार की जनता दल होती थी, तब भी उन्होंने किया था बीजेपी के साथ समझौता। उस समय बीजेपी नवोदित पार्टी थी। उसके बाद में इन लोगों के साथ किया है वो पार्टियों का होता है। अभी कांग्रेस का भी
कुछ जगहों पर समझौता था अजीत चौधरी जी की पार्टी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। 2 सीटों सुभाष गर्ग उस सीट से जीत करके मंत्री भी हैं राज्य सरकार में। तो माकपा के साथ ऐसी कोई गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हुआ या ये था कि जब बलवान पूनिया कांग्रेस के पक्ष में राज्यसभा का वोट कर गए थे तब उनको पार्टी ने 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था। तो पार्टी का गठबंधन होने का तो सवाल ही नहीं है। अब दूसरी स्थिति ये आती है कि बलवान पूनिया माकपा छोड़े और कांग्रेस की टिकट मांगे, तब देखें क्या स्थिति रहेगी। पार्टी के स्तर पर तो गठबंधन की संभावना नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अधिकांशतः हम पिछले काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, एक चर्चा है कि जयदीप डूडी जो है उभर कर आए और आगे टिकट मांगेंगे और संभवतः जयदीप डूडी को कांग्रेस टिकट दे सकती है। उभर कर आएंगे का क्या मतलब? जयदीप डूडी तो पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे और उससे पिछली बार टिकट मिली थी जयदीप डूडी को। उभर कर कहाँ से आएंगे? डूब थोड़ी गए जयदीप डूडी। जयदीप डूडी मैदान में ही है तो वो टिकट मांगेंगे, उनका राइट है। तो फिर सुरेश चौधरी क्या करेंगे? वो तो सुरेश चौधरी बताएंगे। आपको नहीं लगता कि सुरेश चौधरी को पीछे टिकट दी गई थी वो कोई कांग्रेस की भूल थी, या फिर भूल नहीं थी तो दोबारा वो भी कांग्रेस की टिकट तो मांगेंगे, उनका राइट बनता है। टिकट मांगने का उनका राइट है, वो अब पार्टी में है पिछले लंबे समय से। भूल तो कैसे कहेंगे कि वो 13,000 से 37,000 पर ले गए पार्टी को, वोटों में इजाफा हुआ है उनको टिकट देने से, तो भूल कैसे कहेंगे पार्टी की। मोटसरा जी, एक सवाल मैं आपसे हटकर पूछूंगा। एक कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता है भादरा में जो कि इत्तेफाक से हमारा एक पत्रकार साथी भी है, सुशील चचान, आप जानते हैं, अच्छी तरह से गुरु है। हर बार वो एक आश्वस्त होते हैं कि इस बार मेरे को मनोनीत पार्षद बनाएंगे, और वो डॉक्टर सुरेश चौधरी के नज़दीकी भी है। आपको दया नहीं आती है ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से अनदेखी होती है और कांग्रेस कार्यकर्ता छोड़ कर जा रहे हैं फिर इस रस्साकसी में? देखिए, सुशील चचान डॉक्टर साहब के नज़दीकी हैं। डॉक्टर साहब की चलती तो सुशील चचान शायद पार्षद बन जाते। ऐसा कुछ नहीं है कि वो योग्य नहीं है पार्षद बनने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब की नहीं चल रही तो कहाँ चल रही है? बलवान के हिसाब से बन के आए ना 6 सदस्य, तो सारे के सारे कहाँ चली। मेरी भी अगर कहीं चले तो मैं सुशील चचान का नाम दे दूंगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है सुशील चचान के नाम पर। हमारा बड़ा भाई है, बहुत ही सरल हृदय आदमी है, हम चाहते हैं कुछ ना कुछ बन जाए। अब हमने चर्चा सुनी कि सुशील चचान जो है दल बल के साथ भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, चर्चा सुनी थी हमने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? रोकेंगे उनको, मनाएंगे उनको जाकर। तो पद देना पड़ेगा, फिर मनाओगे तो पद मनोनीत पार्षद का या कोई और पद देना पड़ेगा? मनोनीत तो हमारे बन ही नहीं पा रहे ना, जब बलवान के बन रहे हैं तो हमारे कैसे बनेंगे बताओ आप। कांग्रेस की मोटसरा जी जब इतनी नहीं चल रही तो फिर कांग्रेस किस प्रकार से आप कांग्रेस की टिकट मांगेंगे? किस प्रकार आप कार्यकर्ताओं को और लोगों को समझाएंगे कि हम कांग्रेस की या नैया जो है वो पार लगाएंगे? कांग्रेस की तो देखिए 1998 के बाद में कांग्रेस यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई, स्वाभाविक सी बात है। अब जो जीतेगा वो पार्टी को अगर समर्थन दे देता है तो कायदे की बात ये है, वो ये चाहेगा कि उसने कांग्रेस सरकार में कोई कमी पड़ रही थी कांग्रेस सरकार के संचालन में, उस कमी को उसने पूरा किया है। तो राज्य सरकार पर भी ये दबाव होता है कि उसकी तो कम से कम मतलब जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा किया ही जाए। अब जैसे आज बलवान पूनिया वहाँ जा कर के सेट हुई, ये रिक्त स्थान बलवान पूनिया ने भरा। अगर ये आज यहाँ कांग्रेस का एमएलए होता तो सब कुछ कांग्रेस के एमएलए के हिसाब से ही हो रहा होता। अच्छा, मेंबर्स अगर कम नहीं पड़ते कांग्रेस के, बहुमत से अगर कमी नहीं आती तो कांग्रेस के प्रत्याशी की चल रही होती है, डॉक्टर साहब की चल रही होती है बिना जीते भी। हाँ, इतनी ज़रूर है कि जब डॉक्टर साहब बिना जीते अगर सरकार का कामकाज देखते तो साथ में हम जैसे लोग भी देखते जो पार्टी कार्यकर्ता हैं। अब तो जब प्रत्याशी की नहीं चल पा रही किसी वजह से, तो उस स्थिति में कार्यकर्ताओं की तो कैसे ही चल पाएगी। हाँ, ये हो कि कांग्रेस की तो पूरी सरकार थी और कांग्रेस के कहने से ही सब कुछ हो रहा था, उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई हो तो हम मानेंगे कि हाँ हम कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं या उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आज बलवान से कोई कांग्रेसी क्या उम्मीद लगाता है? कांग्रेस ने तो बलवान के सामने चुनाव लड़ा और बलवान ने कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ा। अब उसके पास तो टीम थी, उसके पास सभी तरीके के काम करने वाले लोग हैं ही, तो उनको अवसर देंगे वो तो, और देना भी चाहिए अपने लोगों को अवसर। हमारी जब हो जाएगी, हम जब हमारी नैया पार लगेगी, जब हमारी मतलब क्या चल रही होगी, उस समय सुशील चचान जैसे, मालचंद राजपुरोहित जैसे कार्यकर्ताओं को हम अगर कुछ नहीं बना पाते हैं तो उसके बाद में हम क्षमा प्रार्थी होंगे या मतलब क्या है कि अपराध के भागी होंगे। आज तो हम सबकी स्थिति एक जैसी है। चलो मोटसरा जी, आपने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों के भी जवाब दिए और क्षेत्र के कई मुद्दों के ऊपर अपनी राय भी रखी, तो इसके लिए साफ संदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये है रविंदर मोटसरा और अपनी राय भी रखी और हमारे सवालों के दोस्तों बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब भी दिए। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।